शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। सभी पार्टियों ने मिलकर यूपी चुनाव को पूरी तरह हिंदू मुस्लिम का चुनाव बना दिया है, जातियों का चुनाव बना दिया है। आए दिन कोई ना कोई बयान नेताओं का ऐसा आ जाता है जिससे खुलेआम धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश होती है। चाहे बीजेपी के शीर्ष नेता हो या समाजवादी पार्टी के या फिर बीएसपी की नेता मायावती। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने तो आज यहां तक कह दिया, अगर एसपी बीएसपी दोबारा सत्ता में आ गए तो यूपी में सिर्फ कब्रिस्तान और करबला बनेंगे। वैसे सच यह भी है कि हर दल धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार इस वक्त करता दिखाई दे रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि चुनाव आयोग ने हर पार्टी को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि वो धार्मिक या फिर जाति के आधार पर समाज को बांटना बंद करें। यह कानून का उल्लंघन भी है और चुनाव आचार संहिता का भी। चुनाव आयोग की यह चेतावनी वैसे ऐसे समय आई है जब यूपी चुनाव के 7 में से 4 चरण हो चुके हैं। खैर, हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, योगी ने क्यों कहा सपा सिर्फ कब्रिस्तान और करबला बनाएगी, और नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने में आखिर क्या चुनाव आयोग नाकाम हो गया? इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले सुन लीजिए एक झलक इन नए बयानों की। इसमें कुछ पुराने बयान भी हैं, कैसे नेता और पार्टियां धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को ना देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा का पैसा, नौजवानों के रोजगार का पैसा, किसानों के उत्थान का पैसा, उनकी खुशहाली का पैसा छीन करके इन लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक सीमित किया है विकास को। डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक फैला कर रहे लोकतंत्र में। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा, समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक और बीएसपी से सीनियर लीडर सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। संबित, आप हंस रहे हैं, इतना गंभीर मुद्दा है। मैं आप ही के पास आ रहा था संबित। सबसे पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखनी पड़ी है, यह हालत हो गई है। सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग को दुखी कर दिया। चुनाव आयोग ने सबको जो चिट्ठी लिखी है आप लोगों को, उसमें साफ लिखा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो एडवाइजरीज जारी है उनका कोई असर नहीं हो रहा है और भड़काऊ पे भड़काऊ बयान आप लोग दिए जा रहे हैं। संबित, क्यों आप नहीं सुन रहे हैं चुनाव आयोग की? हम तो बिल्कुल सुन रहे हैं, मगर मुझे एक बड़ा कष्ट होता है जब मायावती जी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहती है अगर केवल कुछ लोग और मुसलमान हमें वोट दे दें तो हमारी सरकार उसी से बन जाएगी। हमें कष्ट होता है जब समाजवादी पार्टी एक फहरिस्त निकालती है कि 26 काम जो उन्होंने मुसलमान समाज के लिए किया है। अरे सबके लिए, हिंदू मुसलमान दोनों लोकतंत्र की दो आंखें हैं, दोनों के लिए फहरिस्त निकालते। केवल 26 काम जो उन्होंने मुसलमान के लिए किए हैं वो फहरिस्त निकालने की क्या आवश्यकता थी? हमें कष्ट तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जाता है एक सुनियोजित ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हमें दुख तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री को गधा कहा जाता है। आप बताइए किस निचले स्तर तक। और राहुल गांधी को देखिए, अब 2 दिन पहले चूहा कह रहे थे प्रधानमंत्री जी को। तो किस प्रकार से किसी भी पशु पक्षी से कंपेयर कर देना, आतंकवादी कह देना, गधा कह देना, क्या ये उचित बात है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने केवल इतना कहा है कि भेदभाव मत करिए। आज आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि किस प्रकार पैसा डाइवर्ट किया जाता है। मैं तो खुद यहाँ एक पोस्टर ढूंढ रहा था, जब आप बोल रहे थे, मुझसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं ये पोस्टर ढूंढ रहा था समाजवादी पार्टी का। इस पोस्टर में आप देखेंगे कि लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा अबुल फजल इनक्लेव 6 नंबर ठेके में सिंचाई विभाग की जमीन को कब्रिस्तान के लिए स्वीकृत करने पर बहुत बहुत शुक्रिया। उनके कैंडिडेट ने ये पोस्टर होर्डिंग निकाला है, चारों तरफ ये होर्डिंग फैला हुआ है। देखिए, ठीक बात है, मैं तो चाहता हूं कब्रिस्तान का भी अच्छा हो, कोई उसमें मनमुटाव नहीं, स्मशान का भी अच्छा हो, देश में सबका भला हो। मगर आप सिंचाई की जमीन लेके वहां दे रहे हैं, आप जो पैसा सिंचाई के लिए होना चाहिए उसको वहां डाइवर्ट कर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ये भेदभाव मत करिए, सबको एक साथ लेकर चलिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन को भी कोई शिकायत नहीं है। भदौरिया साहब जवाब देंगे? भदौरिया साहब, क्योंकि देखिए, पहला सवाल भदौरिया साहब, शायद हर कोई ये मानता है और ये सच भी है,
हम सबने टीवी पर देखा भी है, मायावती जी इस चुनाव प्रचार में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार सीधे मुसलमानों को संबोधित कर चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और इसीलिए नौबत आई है कि आज चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखनी पड़ी है। भदौरिया साहब, देखिए, हम जब मुस्लिम्स की बात करते हैं तो किसी टकराव के लिए नहीं करते हैं। हम मुस्लिम्स की बात करते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, 1 लाख लोग बेघर हो गए। हम इसलिए बात करते हैं कि अखलाक की दादरी में लिंचिंग हुई, 400 दंगे हुए। और हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति मंत्री बनी हुई हैं। उन्होंने जो इस भाषा का प्रयोग किया, कहा इस देश में कुछ रामजादे हैं, बाकी कौन से जादे हैं, वो भाषा उन्हीं को शोभा देती है। मैं इसलिए भी इस बात को कहता हूं क्योंकि लव जिहाद की भी बात उठाई जाती है। और कितना ही नहीं, अब इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के क्या कसाब कहेंगे, बिहार के चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे कि पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। क्या एक लोकतंत्र में विपक्ष का कोई स्थान नहीं है? उनके जीतने का मतलब है कि राष्ट्रद्रोही पार्टियां जीत रही हैं। राष्ट्रद्रोही होने के और राष्ट्रभक्त होने का तमगा केवल भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। मैं ये इस देश के अंदर टकराव का वातावरण पैदा कर रही है। और समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर का दंगा कराया, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सफाई के अंदर महोत्सव देखते रहे, यहाँ लोग ठिठुर ठिठुर के मरते रहे। अभी रिपोर्ट आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जो बीबीसी ने भी प्रकाशित साया की है, उसमें दर्जनों महिलाओं के गैंग रेप हुए हैं। और अखिलेश यादव ने इन 3 सालों में उनकी कोई खोज खबर नहीं ली है। तो इन हालातों में हमको ये जरूरी महसूस हम करते हैं कि हमें समाज के सभी तबकों को, बात तो इन्होंने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, क्या यही सबका साथ सबका विकास है कि यहाँ पर एक समुदाय के लोगों को इस तरह से तिरस्कृत किया जा रहा है? वो निराश है, उनके अंदर आशा का संचार करना है। हमें उनको विश्वास दिलाना है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उतनी ही उनकी भागीदारी है जितनी किसी अन्य समूह की है। भदौरिया साहब देख लीजिए, भदौरिया साहब देख लीजिए, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि भैया हम तो भेदभाव ना हो ये बात कर रहे हैं। आपकी तरफ से बयान आया है तो उस पर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ इसलिए हम उनका मुद्दा उठा रहे हैं। पंखुड़ी, आपको क्या लग रहा है? पंखुड़ी, चुनाव आयोग की ये चिट्ठी, जाहिर है मजबूर होकर चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है एक बार फिर से, क्योंकि आप लोग सुन ही नहीं रहे, कोई पार्टी नहीं सुन रही है। पंखुड़ी, देखिए मानक, चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी करी है। हम तो चाहते हैं कि और चुनाव आयोग के पास पावर हो कि इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनावों का मुद्दा नहीं है। जिस तरह की नफरत फैलाई जाती है वो समाज को आने वाले समय से खोखला कर देती है। और कुछ समय पहले तक हम देखते थे कि जब भी भाजपा के जो नेता होते थे उनके सांप्रदायिक बयान आते थे तो भाजपा के प्रवक्ता शर्मा शर्मी में किसी तरह से मान लिया करते थे कि हाँ, हम उनको अपने आप से दूर कर लिया करते थे कि नहीं उन्होंने बोला होगा, वो सोच रहे होंगे। लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया है, जो एक इनके दिमाग में डर इतना बैठ गया है हार का, कि आज ये लोग, इनको भी पूरे मतलब इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि आप टीवी पर और नेशनल चैनल्स के माध्यम से भी जाकर सांप्रदायिकता फैलाइए, नफरत फैलाइए, झूठ बोलिए, खुल के झूठ बोलिए। आप देखिए अब इन्होंने नैरेटिव ऐसा, क्योंकि पहले 3 फेज में ये लोग, नैरेटिव में आपका भी योगदान है। नहीं, कोई हमारा, क्यों कहा आपने? नैरेटिव में तो सबने अपना योगदान दिया है, अपनी रोटियां सेकी सबने। सुनिए बात सुनिए, हमने किसी समुदाय का या किसी का कुछ नाम नहीं लिया है। आतंकी कौन होता है? जो आतंक फैलाता है, जो नफरत फैलाता है, जो समाज में लोगों को बांटने का काम करता है, वो आतंकी होता है। अब हाफिज सईद को आप आतंकी बोलेंगे ना? अच्छा, आप देखिए, पंखुड़ी एक सेकंड, हाँ, हाफिज सईद, नहीं एक ना, ठीक है ना, इसीलिए मैंने रोका। देखिए ये गलत कंपैरिजन है, हाफिज सईद से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पंखुड़ी, मैं इसका ऑब्जेक्शन करता हूँ। ना ठीक है, मुझे इस डिबेट से, आप मुझे डिबेट से जाने दीजिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इंडियन चैनल में हाफिज सईद से कंपैरिजन कर रही है समाजवादी पार्टी। कहते हैं कि हम कर्फ्यू के लोग बाहर कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी कसाब कहेगी हम लोग को। मोदी जी को हाफिज सईद कह रहे हैं। डराना
आप मोदी जी को हाफिज सईद कह रहे हैं। नहीं, मानक जी मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। मैंने संबित मैंने बिल्कुल कहा ये ठीक नहीं है, मैंने बिल्कुल कहा ये ठीक नहीं है। और पंखुड़ी उस पर शायद सफाई भी दे रही है। पंखुड़ी, क्या आपने बिल्कुल यही कंपैरिजन किया जो हम समझ रहे हैं? सफाई और माफी मांगे। देखिए, जो नफरत फैलाता है माफी मांगी। हम कहते हैं कि हम लोग कसाब हैं। बोलते अरे इनके पार्टी के लोग सुनने में आया है कि सुधींद्र जी सपा में जा रहे हैं, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। आज कंफर्म हो रहा है। पाकिस्तानी एजेंट सुधींद्र जी की बातचीत सपा में चल रही है, मैं सुन रहा हूँ। देश के अभी चले जाएंगे क्या? संघर्ष किया, जेलों में गए। हम लोग पाकिस्तान के एजेंट ये बहुत गलत बात है। लोग तो अंग्रेजों ये बहुत गलत बात है जो पंखुड़ी पाठक ने किया है। आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कंपैरिजन हाफिज सईद से करके उचित नहीं किया है। माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। मिले हुए हैं, पंखुड़ी हो चाहे ये दोनों लोग वातावरण दूषित कर रहे हैं। बदनाम करने का काम सुधींद्र कर रहे जी, हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं पंखुड़ी जी से बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? पंखुड़ी जी आप माफी मांगिए। जी, संबित जी, आप माफी मांगिए। आप हमको कसाब करेंगे, आप चुप बैठे रहे। आप हमको कसाब जी आप बताइए, हम चुप मानक जी आप बताइए, इन्होंने अभी आपके सामने नरेंद्र मोदी जी को हाफिज सईद कहा। के साथ सरकार चला रहे। अच्छा देखिए, एक सेकंड, एक एक करके बोलेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। एक एक करके बोलेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए यही वजह है। पंखुड़ी एक सेकंड। यही वजह है कि चुनाव आयोग के भी पेशेंस अब जवाब देने लगे, क्योंकि कोई भी नेता इसमें पीछे नहीं है। अमित शाह ने कसाब कह दिया, राजेंद्र चौधरी ने आतंकी कह दिया, और पंखुड़ी देख लीजिए अब हाफिज सईद को भी बीच में ले आए। संबित, मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित, जवाब दीजिए। देखिए मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। पंखुड़ी पाठक जी एक पढ़ी लिखी महिला है और एक युवा भी है, और मैं उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहता हूं। वो अपने जीवन में अच्छा करे, मगर इस प्रकार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हाफिज सईद कह देना, ये आप बताइए किस स्तर पे हम लोग आ गए हैं, किस स्तर पे आ गए हैं? पंखुड़ी जी, आप इस प्रकार से अपना इमेज खुद खराब मत करिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखिए, वो हमारे और आपके दोनों के प्रधानमंत्री हैं। इससे अगर कोई हंसेगा तो पाकिस्तान ही हंसेगा। तो आप कृपया करके इस विषय को वापस ले लीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी इन्होंने लव जिहाद की बात कही, सुधींद्र भदौरिया जी ने, इन्होंने कब्रिस्तान की बात कही। मैं सुधींद्र जी बुरा मत मानिएगा, ग्राउंड रियलिटी हम सबको पहचानने की आवश्यकता है। देखिए, हमने जब रोमियो स्क्वाड के बारे में बात की तो आप लोगों ने हम पे इल्जाम लगाया। रामजादे की भी बात बता दीजिए। मैंने रामजादे का भी कहा था, उसका भी बताइए। मैंने रामजादा भी कहा था, उसका भी बताइए। सबका भाई रामजादा का क्यों आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं? सुधींद्र जी, भाई रामजादे का पहले दीजिए। सबसे पहले मैंने कहा रामजादे अभी कई चरण चुनाव बाकी हैं। दूसरे जादे कौन है? घर में कोई है? पानी दीजिए, जादे हैं? पानी दीजिए। आप रामजादे हैं, हम कौन से जादे हैं ये भी तो बता दीजिए देश को। बेचारे की भाई प्लीज आप बताइए। हम आप हैं रामजादे, हम कौन से जादे हैं ये बताइए। ओहो, भाई आपने कहा कि आप तो हो गए रामजादे, हम कौन से जादे हैं? घर में कोई है क्या? घर में कोई है? पानी दीजिए, माइक लगा है, आराम भाई से घर में नहीं, देश पूरा देश तो आपके लिए मैंने क्यों खराब कर रहे हैं? आपके लिए मैंने 2-2 गिलास पानी रखा हुआ है। आपके लिए 2 गिलास पानी रखा हुआ है मैंने। सुन तो लीजिए, वो पानी में पी लूंगा, कान मत खराब करिए प्लीज सर, मेरे 2 कान मत खराब करिए। सुन लीजिए, मैं सबका उत्तर दे रहा हूँ। नंबर 1, आपने अभी कहा कि रोमियो स्क्वाड जो है वो ध्रुवीकरण करता है। आप जाके देखिए, बच्चियों की हालत देखिए। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ मानक जी, और झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक टीवी चैनल ने एक बच्ची के इंटरव्यू को दिखाया। उस बच्ची से पूछा गया, अरे कौन आपको छेड़ता है स्कूल के बाहर? बोला कि वो हमें सपा के लड़के छेड़ते हैं। तो उन्होंने कहा पुलिस वाले भी तो बाहर रहते हैं। बोलिए, पुलिस वाले भी उन्हीं सपा के गुंडों के साथ बैठे रहते हैं, उनके साथ खैनी इत्यादि खाते हैं, और वो भी हमें छेड़ते। ये पुलिस वाले भी हमें छेड़ते। आप बताइए, ये लड़की कहाँ जाएंगी? ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? सेना क्या करती है बताइए। ये वैलेंटाइन डे में राम सेना के लोग क्या करते हैं ये भी बताइए। बम्बई में शिवसेना के लोग क्या करते हैं ये भी बताइए। आप वैलेंटाइन डे में आप पार्कों में जाके किस तरह से आप दोस्तों को बांटते पीटते हैं ये बताइए कर रहे हैं। आप सपा कब? मैंने सपा, अरे आप तो सपा के साथ मिले हुए हैं। आपकी तो अरे भाई आपको तो बता दिया अमर सिंह ने बताया कि कैसे अमित शाह और रामगोपाल यादव मिले हुए हैं। आपको तो सब लोग जानते हैं। भाई मुलायम सिंह ने स्वयं कहा है कि रामगोपाल और अमित शाह मिले हुए हैं। अच्छा एक सेकंड अब एक सेकंड इसको पर्सनल नहीं बनाते, इसको पर्सनल नहीं बनाते। अच्छी बात है, मिल जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है संबित एक सेकंड शांति से बोलता एक सेकंड भदौरिया साहब,
अभी जब पंखुड़ी ने हाफिज सईद का जिक्र किया और संबित को गुस्सा आया, आप कसाब का जिक्र करने लगे। देखिए यही हो रहा है एक दूसरे पर। भदौरिया साहब जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं, हमने कसाब का जिक्र किया, इन्होंने हमको क्या ज्यादा कहा, इनसे पूछिए ना। हमको कहा ये कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं कि हम लोग तो रामजादे हैं। हमको कितनी भद्दी गाली देते हैं ये लोग। हम कहते हैं कि ये रामजादे हैं, हमको क्या कहा? ये आप इनसे पूछिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया इनकी मंत्री ने। अरे भाई तिलक तराजू और तलवार, आपने हमको मारा है 2500 वर्ष। आपने इस देश के अंदर आपने एक बार माफी मांगी। हमने तिलक तराजू तलवार इसके लिए जवाब दिया। आपने कहा शूद्र पशु घोर और नारी, आपने कहा हजारों वर्ष आप दोहराते रहे, हजारों वर्ष आपने कहा मानव जी, अरे हजारों वर्ष मानव जी के और पंखुड़ी, मानव जी के और पंखुड़ी जी के, अरे पंखुड़ी पाठक जी के पिताजी क्या करते रहे? क्या आप पंखुड़ी जी के खिलाफ कहेंगे? मानव जी के पिताजी के भदौरिया साहब हमको गाली देते हैं, हमको गाली देते हैं। ठीक है भदौरिया साहब, अब हमको ये गाली भी देते देखिए हैं। पंखुड़ी जी आपके फोरफादर को क्या कह रहे हैं? एक सेकंड। देखिए तू मैं फिर वही होता है कि हम मुद्दे से भटक जाते हैं। पंखुड़ी एक सेकंड, मैं पंखुड़ी आपका ध्यान इस चिट्ठी की तरफ खींच रहा हूं फिर से, जो चुनाव आयोग ने लिखी है। चुनाव आयोग ने पंखुड़ी उसमें साफ लिखा है, ये जो भड़काऊ बयान दिए जाते हैं इससे एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड खराब होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड खराब होता है से मतलब सबको बराबरी का मौका चुनाव में मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और दूसरा समाज का हमारा जो ताना बाना है वो भी तार हो जाता है। इसका मतलब पंखुड़ी बहुत साफ है, ये चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड पे ना हो ये सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। मानक जी, मैंने जो शुरुआत करी थी, मैंने आपको यही बात कही कि समाज को चंद वोटों के लिए जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो चीज बहुत गलत है और समाज पे इसका आगे चल के बहुत गलत असर होगा। आप देखिए आज की जनरेशन क्या सीख रही है कि एक संप्रदाय बुरा है, एक संप्रदाय के लोग बुरे हैं, एक जाति के लोग बुरे हैं, इनको उल्टा लटका देना चाहिए। इस तरह की नफरत, क्या हम अपनी आगे वाली पीढ़ियों को इस तरह की नफरत हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है, देखिए इस चुनाव में मुद्दा ये था कि केंद्र में एक सरकार थी और राज्य में एक सरकार थी, किसने क्या काम किया? हम तो अपना काम बता रहे हैं। अब केंद्र सरकार के पास, भाजपा के पास कोई काम नहीं है। किसी जिले में जाते हैं, अब उस जिले में कुछ किया ही नहीं तो क्या बताएंगे? तो फिर सांप्रदायिकता आ जाती है, फिर कसाब आ जाता है, फिर ये शमशान आ जाता है, फिर आतंकी भी आ जाता है। लेकिन पंखुड़ी, मायावती जी भी देखिए मुसलमानों का नाम ले लेके कह रही है हमें वोट दो, एसपी के पास आपका वोट बर्बाद होने वाला है। देखिए इनकी कोशिश ये है कि एक चाहता है कि एक संप्रदाय का वोट हम ले लें, दूसरे का हम ले लें और मिलजुल के बाद में रक्षाबंधन करके हम लोग सरकार बना लें। तो ये इनकी मिलीजुली साजिश है कि ये लोग सत्ता में आने के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानक जी, मैं ये और रामगोपाल क्या कर रहे हैं उनसे मिलके? भाई जरा रामगोपाल का बताइए क्या चल रहा है अमित शाह के साथ अंदर खाने? रामगोपाल का अमित शाह के साथ अंदर खाने क्या चल रहा है ये भी तो बता दीजिए दर्शकों को। बहुत सालों तक उनको जाति और धर्म से बांटा गया है। दर्शकों को मैं पंखुड़ी जी आपसे निवेदन करूंगा कि पाठकों ये जो लोग देख रहे हैं, दर्शकों को बताइए कि रामगोपाल और श्री अमित शाह में क्या दोनों में चल रहा है। चर्चा चाहते हैं वो कसाब या शमशान या कब्रिस्तान, इन मुद्दों पे चर्चा नहीं चाहते। ये उत्तर प्रदेश के मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं रोजगार, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है बच्चों की पढ़ाई, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि हमारे जो ये नहीं दे पाए हैं, जो न ये रोजगार दे पाए हैं, न किसानों को भला कर पाए हैं, न विकास कर पाए हैं, कोशिश कर रहे हैं और इनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की इतनी बुरी हालत है कि जिस जिले में जाते हैं उस जिले में काम नहीं बता पाते, जबकि 73 सांसद उत्तर प्रदेश में दिए हैं उसके बावजूद। और अखिलेश जी उन्हें कह रहे हैं कि आइए मेरे से बहस करिए, लेकिन इतनी हिम्मत अच्छा नहीं ठीक है पंखुड़ी एक सेकंड, ठीक है पंखुड़ी एक सेकंड। संबित एक बात बताइए, क्या चुनाव आयोग की इस चिट्ठी का कोई असर संबित होते हुए आप देख रहे हैं या सब ऐसे ही चलेगा या और नीचे ही जाएगा? गधा, आतंकी, चूहा, कसाब, सब कुछ तो आ गया। देखिए हमने तो एक बात कहा है सपा को और बसपा को, आप हमें गाली दीजिए, हम आपको विकास देंगे। जो कहना है हमें आप कहिए, हम केवल विकास देंगे और विकास की बात करेंगे। अभी पंखुड़ी जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत काम किया है, उत्तर प्रदेश के लिए कमाल कर दिया। इतना सब काम किया तो ये कांग्रेस की आप तो रामजादे हैं,
काम कौन नहीं से किया। ज्यादा हैं ये भी तो बता दीजिए दर्शकों को। ये क्या हो रहा है? भदौरिया साहब एक-एक करके, भदौरिया साहब क्या है? कौन से ज्यादा हैं ये बताइए ना। क्या हो रहा है? भदौरिया साहब एक-एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा पढ़े रहेगा। लिखे व्यक्ति इन्होंने हैं, कहा ये क्या इस देश में कुछ ये रामजादे हैं। क्या हो रहा है? अरे भदौरिया साहब, ये क्या हो अरे रहा है? भदौरिया साहब, ये मानव इतना जी, पुराना साउंड डाउन करिए ना। एक सेकंड संबित, एक सेकंड। भदौरिया साहब, इतना पुराना रामजादे वाला बयान, इनको क्यों बैठाया 2-3 है? साल पुराने वाला। एक सेकंड भदौरिया साहब, ये 2 साल 2.5 साल पुराना बयान लेके आज आप कैसे आ गए? क्या वजह है? अचानक कैसे याद आ गया आपको? 2 साल 2.5 साल ये जो मर्जी बोले नहीं 2 साल तो वो मंत्री बनी रहे, मतलब ये सब बोल के भी मंत्री बनी रहे वो, मतलब हमको ये क्या इस तरह की भाषा का ये। अच्छा भदौरिया साहब, एक-एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास आता हूं मैं, आशीर्वाद है। एक-एक करके बोलेंगे, दर्शक सुन पाएंगे। प्रधानमंत्री जी को उनका आशीर्वाद है। इनको भदौरिया बोलिए साहब बोलिए। एक-एक करके बोलेंगे, सब सुन पाएंगे। संबित कंप्लीट करिए आप, संबित कंप्लीट करिए, संबित कंप्लीट करिए। हाँ हाँ, नंबर 1 देखिए, मैंने आपको कहा अगर कॉन्फिडेंस होता, इनको आत्मविश्वास होता समाजवादी पार्टी को अपने काम का, तो काम गिनाते, अकेले के दम पे चुनाव लड़ा के दिखा देते। नंबर दूसरा, कितना काम किया है कि इनको कोई एक ऐसा एमएलए नहीं मिला जो काम का मैस्कॉट बन सके या सिंबल बन सके। इनको कैंपेन शुरुआत कहां से करी थी? गायत्री प्रजापति के यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने ये इनको बुलाया क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक-एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। भदौरिया साहब एक-एक अरे करके। आपको क्यों बुलाया मैं पूछ रहा हूँ, आपको अकेले बुलाना चाहिए, आपको अकेले बुलाना चाहिए। नहीं भैया, ये क्या हो रहा है? भदौरिया साहब, आपकी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, कृपया करके प्लीज शांत रहिए ना। आपकी हम लोग बहुत सम्मान करते हैं साहब, आप उम्र दराज है, आप ऐसे मत करिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। हम भी करते हैं, हम आपका वंदना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। सुन लीजिए सर, आपको नमस्कार, सुन लीजिए सर प्लीज, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं इतना कहना चाहता हूं कि गायत्री प्रजापति जो कि देखिए बलात्कारी है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है एफआईआर करने की बात कही है। इतने वर्षों तक एक माँ और बेटी दर भटके खाती रही, ठोकरे खाती रही, सुप्रीम कोर्ट ने जाके न्याय दिया है। आप उस व्यक्ति को मंत्री रखा। अच्छा संबित, एक बात बताइए, संबित वापस मुद्दे पे आ रहा हूं, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए संबित। अमित शाह कह रहे हैं 2014 लोकसभा चुनाव से भी बड़ी आंधी चल रही है, उससे भी बड़ी मोदी वेव चल रही है। मोदी जी भी कह रहे हैं ऐसी आंधी चल रही है कि किसी को पता नहीं चल रहा है। अगर वाकई ये है तो फिर ये हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों की जरूरत क्या है संबित? देखिए, पहली बात तो है कि आंधी तो चल रही है। क्यों चल रही है? 2 चीजें आप देख लीजिए। खुद अखिलेश यादव जी चुनाव नतीजे आने से पहले हार का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ते हुए उनका जो बयान था इंटरव्यू में कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तो मजबूरी का गठबंधन है, ये अभी से क्यों मजबूरी बता रहे हैं? अभी से क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आभास तो इनको हो चुका है हार का। और मायावती जी की बौखलाहट को देखिए, मुस्लिम हमें वोट दे देगा तो हमें कोई नहीं चाहिए, बाकी तो जाए गड्ढे में, मुस्लिम ही हमें वोट दे दे। ये दिन में अगर 5 बार रिपीट कर रही है, मतलब ये पूरी तरह हार चुकी है। कांग्रेस का तो आलम यह है कि शीला दीक्षित जी कह रही है कि कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, वो परिपक्व ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड संबित, एक सेकंड, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है। एक सेकंड, कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट में नहीं है, इसलिए कांग्रेस पर हम स्पेसिफिकली अगर बात ना करें। भदौरिया साहब अब बताइए, अमित शाह कह रहे हैं आंधी चल रही है और 2014 से भी बड़ी आंधी चल रही है भदौरिया साहब, और इसीलिए आप लोग बेचैन हैं। इनकी 2014 से भी बड़ी आंधी इनकी दिल्ली में भी चली थी और बिहार में भी चली थी। ऐसी आंधी आई कि इनके पैर उखड़ गए और ये हवा में उड़ के कहां गिरे, जमुना में गिरे कि पटना की गंगा में गिरे और बह के समुद्र में चले गए, ये भी नहीं पता चला इन लोगों को। और यही इनका इस बार भी होने वाला है। ये जमुना से गिरेंगे, संगम होते हुए, पटना होते हुए ये सीधे चले जाएंगे समुद्र में। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये आंधी में जब हमेशा ये बह जाएंगे, उड़ जाएंगे। एक ऐसा छप्पर है भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसा छप्पर है जो उड़ के सीधा जाएगा बे ऑफ बंगाल के अंदर, गिरेगा जाके। अच्छा एक सेकंड, पंखुड़ी आपका क्या कहना है? पंखुड़ी इस पर, पंखुड़ी आपका क्या कहना है इस पर? मानक जी देखिए, आंधी चल रही है और इसीलिए विपक्षी बेचैन है और ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आंधी जो चल रही है, ये जितने लोग गुजरात से पलायन करके जबरदस्ती अपने आप को उत्तर प्रदेश की गोद में बिठा रहे हैं, इन लोगों को उड़ा ले जाएगी और ऐसा उड़ाएगी कि वापसी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये वाली आंधी है। और जो उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की और उत्तर प्रदेश को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को आंधी आपका बस चले तो आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संबित जी, चुनाव जीतने के लिए कौन क्या कर सकता है वो गुजरात, आप इतिहास देख लीजिए अपने पार्टी का, आप जान जाएंगे कि किस किस तरह की चीजें आप लोगों को करनी पड़ी है। अब इतिहास में जाएंगे तो फिर मैं तो एक बात भारी पड़ेगा।
मानक जी, आपकी जितनी भी यहाँ पे जितने व्यूअर्स हैं, जनता देख रही है, हमारा तो एक ही सवाल है कि भाजपा किसी एक जगह पे ये बता दे कि हमने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। ये चुनाव खत्म होने को आ गया, भाजपा अभी तक जवाब नहीं दे पाई। तो मुझे लगता है कि जनता इस बात पे ध्यान दे। प्रधानमंत्री ने गिना दिया है कितना पैसा दिया और आप लोगों ने अपने जेब में भरा। कल का जो FIR हुआ है गोमती नगर पुलिस स्टेशन में, आप ही के IAS ऑफिसर ने कराया है, आप ही के खिलाफ कराया है। दिल्ली सहारनपुर 107 किलोमीटर रोड में जो 1700 करोड़ रुपए का घोटाला किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अखिलेश यादव ये बता दे कि सहगल जी के साथ में कितना पैसा खाया है। ये तो कल FIR आप ही की सरकार ने किया है। ये FIR तो कल गोमती नगर थाने में। अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं क्लोजिंग 10-10 सेकंड में पंखुड़ी आपसे ये सुनना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग की इस एडवाइजरी को, इस चेतावनी को आप लोग गंभीरता से लेंगे और जो आतंकी वातंकी ये जो शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं ये आगे नहीं होंगे। पंखुड़ी, देखिए, हमारे तो नेता कोई इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भाजपा का जो कैंपेन है वो पूरा पोलराइजेशन पे टिका हुआ है, इसलिए इन लोगों पे इसका कोई असर चलिए नहीं होगा। पंखुड़ी देख लीजिए, बीजेपी पर डाल दिया। भदौरिया साहब कोई आश्वासन दे सकते हैं ये मुस्लिम नहीं करेंगे? चुनाव आयोग ने सीधे कहा है मत करिए। देखिए, हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम ही केवल सम्मान करते हैं क्योंकि ये तो संविधान को भी नहीं मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को। झूठा एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किया बीजेपी के लोगों ने। ठीक है भदौरिया साहब, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है भदौरिया साहब, सब लोग जानते हैं। भदौरिया साहब भी कोई आश्वासन नहीं दे रहे। संबित, आप आश्वासन दे सकते हैं? आपके नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा इस तरह का? देखिए, मैंने तो आपको आश्वासन दे दिया था, पुनः उसको रिपीट कर देता हूं। आप हमें गाली दीजिए, हम आपको विकास देंगे। समाजवादी पार्टी और बसपा हमें गाली दे सकती है, हमें आतंकवादी कह सकती है, हमें गधा कह सकती है, मगर हम केवल और केवल विकास देंगे, हम कोई गाली नहीं देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, सुधींद्र भदौरिया, पंखुड़ी पाठक सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग की इस चेतावनी का, इस एडवाइजरी का क्या असर होता है। हम तो हर बार की तरह एक बार फिर से अपने इस शो से मैं तो यही अपील करता हूं यूपी के वोटरों से, बल्कि देश में कहीं भी चुनाव हो तो जाति और धर्म के आधार पर वोट मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चलिए ब्रेक यहां बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ब्रेक के बाद होगी यूपी यात्रा गोरखपुर से, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर।